अपने पार्ट 1 का पेपर 1 लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत आदेश की एकता का सिद्धांत समझाने जा रहे हैं। आदेश की एकता के सिद्धांत से अभिप्राय है किसी कार्य को करने का निर्देश उसके लिए निर्धारित केवल एक व्यक्ति से ही आना चाहिए। इसे ही समादेश या एकलता या आदेश की एकता कहते हैं। कार्य करने से संबंधित आदेश अलग अलग लोगों से आने पर बहुत सी समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। अमेरिकी सेना के संयुक्त अभियान से संबंधित 12 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत आदेश की एकता का सिद्धांत है। आदेश की एकता का अर्थ आदेश की एकता का सीधा अर्थ है एक कार्मिक को एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना। संगठन में एक कार्मिक को एक ही उच्च अधिकारी या एक ही उच्च कार्मिक से आदेश मिलना चाहिए, अर्थात एक कार्मिक एक ही अधिकारी के नियंत्रण और निर्देशन में हो। जहाँ तक उसके कार्यों का सवाल है, फेयोल इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक है। परिभाषाएं पिफनर व प्रेस्थस के अनुसार एक कार्मिक को एक ही नेता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। हेनरी फेयोल के अनुसार एक कार्मिक को एक ही उच्च अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, अर्थात एक उच्च अधिकारी के अधीन अनेक अधीनस्थ अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन एक अधीनस्थ अधिकारी के ऊपर केवल एक ही उच्च अधिकारी होगा। इस प्रकार इस आदेश की एकता के सिद्धांत की अवधारणा है इस प्रकार है। आदेश की एकता के सिद्धांत की मूल बातें जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहले, आदेश की एकता का मूल आधार यह तथ्य है कि किसी भी संगठन की रचना दोहरे नियंत्रण के अनुकूल नहीं होती है, अर्थात आदेश की एकता एक अधीनस्थ अधिकारी को यदि दो उच्च अधिकारियों से आदेश प्राप्त होंगे तो वह उसमें दो स्थितियां होंगी, या तो एक उच्च अधिकारी का आदेश लोप हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, अथवा वह अधीनस्थ अधिकारी एक अधिकारी का कुछ आदेश मानेगा और दूसरे अधिकारी का कुछ आदेश मानेगा, अर्थात दोनों ही अधिकारियों के आदेश पूरी तरह से नहीं पालना कर पाएगा, जिससे कि एक लक्ष्य की प्राप्ति या उस संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति या उन आदेशों के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार एक कार्मिक के एक भी के सिद्धांत के केंद्र में अधीनस्थ है, अर्थात एक कार्मिक संगठन में एक केंद्र में अधीनस्थ है जिन्हें आज्ञा या आदेश ग्रहण करने हैं, न कि वे जिन्हें की आदेश देने हैं। इससे क्या अभिप्राय हुआ कि संगठन में आदेश की एकता से अभिप्राय है कि ग्रहण करने वाला व्यक्ति एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करे, न कि एक उच्च अधिकारी केवल एक ही अधीनस्थ अधिकारी को आदेश दे। दोनों में बहुत ही भिन्नता है। तीसरा, एक उच्च अधिकारी एक से अधिक उन अधीनस्थों को आदेश दे सकता है जो उसके नियंत्रण में रखे गए हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक अधीनस्थ मात्र उसी से आदेश ग्रहण करेगा, किसी अन्य से नहीं। स्पष्ट है, आदेश की एकता आदेश प्राप्ति से संबंधित है, न कि आदेश देने से। इस प्रकार संगठन में आदेश की एकता का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत से संगठन में एक समन्वय, नियंत्रण, अनुशासन आसानी से स्थापित हो सकता है। क्योंकि पद सोपान की जो एक अनिवार्यता है कि प्रत्येक आदेश ऊपर से लेके नीचे तक निश्चित क्रम से क्रमबद्ध रूप से सभी सोपानों से होता हुआ नीचे तक जाए, तो वह तभी संभव है जब आदेश के सिद्धांत की पालना हो। आदेश की एकता के सिद्धांत का महत्व, यह एक सहज बात है कि कोई भी व्यक्ति एक समय पर दो भिन्न आदेशों की पालना नहीं कर सकता, और यदि वे एक दूसरे के विपरीत हों तब तो उनके सामने यह निश्चय करना
कठिन हो जाएगा कि वह किस एक का पालन करे। फेयोल आदेश की एकता के सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक हुआ करते हैं। उन्हीं के शब्दों में इस सिद्धांत के उल्लंघन से सत्ता कमजोर हो जाती है, अनुशासन खतरे में पड़ जाता है, व्यवस्था भंग हो जाती है और संगठन का स्थायित्व भी संकटग्रस्त हो जाता है। एक व्यक्ति के ऊपर जब दो अधिकारी सत्ता का उपभोग करते हैं तो गड़बड़ी पैदा होने लगती है। ऐसे दोहरे नियंत्रण में या तो दो में से एक अधिकारी का लोप हो जाता है या संगठन विनाश की ओर अग्रसर होने लगता है। गुलिक और उर्वरिक के अनुसार एक व्यक्ति दो बॉस की सेवा कभी भी नहीं कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि फेयोल ने अपने 14 सिद्धांतों में आदेश की एकता के साथ निर्देश की एकता का भी जिक्र किया है। इसी प्रकार क्रिस अर्गरेस के अनुसार निर्देश की एकता विशिष्टीकृत एकक प्राधिकार से संबंधित है, जबकि आदेश की एकता सामान्यीकृत एकक प्राधिकार से संबंधित है। अर्थात निर्देश की एकता वहाँ होगी जहाँ प्रत्येक इकाई की एक ही गतिविधि नेता द्वारा निर्देशित होती है। यह एक योजना एक नेता की अवधारणा से संबंधित है। वस्तुतः आदेश की एकता के सिद्धांत का महत्व इस तथ्य में है कि इसके पालन से सांगठनिक कुशलता बढ़ती है, उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सकता है और अधीनस्थों को भी इसके अभाव में बिना बात या अनावश्यक लाभ उठाने से रोका जा सकता है। आदेश लेकिन जहां हम एक ओर आदेश की एकता के सिद्धांत को संगठन के लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण बता रहे हैं, वहीं कहीं इसके कुछ लाभ और दोष भी हैं। इसके लाभों के अंतर्गत स्पष्ट करना चाहेंगे कि आदेश की एकता का सिद्धांत जब संगठन में लागू होता है तो इससे अधीनस्थों के और उच्च अधिकारियों के दोनों के ही दायित्व निर्धारित हो जाते हैं। विशेषकर अधीनस्थों के उत्तरदायित्वों को निर्धारित करने में आसानी हो जाती है कि एक अधीनस्थ को अपने उच्च अधिकारी के कौन से कार्य, कौन से आदेशों की पालना करनी है। ठीक इसी प्रकार आदेश की एकता के सिद्धांत की पालना से संगठन में अनुशासन स्थापित हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को आदेश देता है और एक अधीनस्थ अधिकारी अपने निकटतम उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करता है। अतः एक अनुशासन की व्यवस्था बनी रहती है। भ्रम की स्थिति नहीं कि कार्मिक को किसका आदेश मानना है। जब संगठन बहुत बड़ा है, कार्य विभिन्न प्रकृति के हैं, लक्ष्य भी बड़ा है, सभी कार्मिक एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उच्च अधिकारी भी बहुत हैं तो अधीनस्थ अधिकारी भी बहुत हैं, तो किस अधीनस्थ अधिकारी को किस उच्च अधिकारी का आदेश मानना चाहिए, ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती यदि आदेश की एकता के सिद्धांत की पालना की जाती है। ठीक इसी प्रकार जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि आदेश की एकता के सिद्धांत से संगठन में पद सोपान के सिद्धांत को आसानी से लागू किया जा सकता है या पद सोपान के सिद्धांत की आवश्यकताओं को आदेश की एकता के सिद्धांत से पूरी की जा सकती है। लेकिन इसी के साथ कहीं न कहीं जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक सिद्धांत दोषों से मुक्त नहीं होता है। प्रत्येक सिद्धांत के दो पहलू होते हैं। जहाँ उसके एक तरफ लाभ है तो वहीं उसकी कुछ हानियाँ भी हैं, या जहाँ एक तरफ गुण है तो दूसरी तरफ उसके कुछ अवगुण भी हैं, दोष भी हैं। वो इस प्रकार है। आदेश की एकता में एक स्वामी एक अधीनस्थ की धारणा पर आधारित है, जो कि वर्तमान समय में उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में कार्य विभिन्न विशिष्टीकरण युक्त होता है। तो एक कार्य के लिए अनेक विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। उसके लिए मान लीजिए प्रशासनिक दृष्टि से लें तो उसमें नीति निर्माण में कहाँ एक तरफ तथ्यों से संबंधित विशेषज्ञ होंगे, दूसरे वित्तीय विशेषज्ञ होंगे, तीसरे तकनीकी विशेषज्ञ होंगे। इस प्रकार
उसी कार्य को करने के लिए अलग अलग विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। तो एक अधीनस्थ अपने ऊपर 3 या 4 अधिकारियों के आदेशों की पालना करता है। इसी तरह से संगठन में कार्मिकों को उनके अधिकारियों के नियंत्रण में रहना पड़ता है। यह भी आदेश की एकता का एक अवगुण सिद्ध होता है कि एक अधीनस्थ अधिकारी केवल अपने उच्च अधिकारी के एक ही उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी रहता है, जबकि संगठन एक सामूहिक क्रिया है। संगठन लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी व्यक्तियों के सहयोग और सामूहिक क्रिया के परिणाम स्वरूप भी लक्ष्य की प्राप्ति करता है। अतः एक अधिकारी एक अधीनस्थ अधिकारी की जो धारणा है यह उचित प्रतीत नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार साइमन के अनुसार आदेश की एकता का सिद्धांत विशेषीकरण का विरोधी सिद्धांत है। इस प्रकार इन दोनों ही लाभ और गुण के आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है, जो कि इस प्रकार है। F.W. टेलर का मानना है कि आदेश की एकता का सिद्धांत एक सैनिक तानाशाही है। एक संगठन में एक कार्मिक के 8 उच्च अधिकारी हैं। क्रियात्मक संगठन में आदेश की एकता नहीं पाई जाती है। टेलर ने इसके स्थान पर फंक्शनल फॉरमैनशिप का सिद्धांत बताया है। इसी तरह से सैकला हडसन के अनुसार आदेश की एकता के लिए के संदर्भ में बताया है कि अनुभव ने इसे असफल सिद्ध किया है। एक कार्मिक को संगठन में अनेक स्वामियों से आदेश मिलता है, किसी से वित्त संबंधी, किसी से सेवी वर्ग संबंधी, तो किसी से सामग्री संबंधी। इसी प्रकार साइमन मानते हैं कि आदेश की एकता संगठन में आवश्यक है। फिर भी यह संभव है कि किसी कार्मिक को 2 अधिकारियों से आदेश लेने पड़े, तब यह सिद्धांत अपने शर्तों या यह सिद्धांत विरोधाभासी हो जाते हैं। साथ ही यह कहना चाहेंगे हम कि जब किसी कार्मिक को 2 अधिकारियों से आदेश लेने पड़े, तब यह तय होना चाहिए कि उनमें जब विरोधाभास हो तो कार्मिक किसके आदेश को स्वीकार करे। इसी प्रकार मिलेट ने भी आलोचना करते हुए कहा है कि सामान्यतः संगठन में बहुमुखी पर्यवेक्षण पाया जाता है। पहला एक प्रशासनिक अधिकारी का पर्यवेक्षण और दूसरा तकनीकी नियंत्रण रखने वाले अधिकारी का पर्यवेक्षण। अतः एक, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक अधीनस्थ अधिकारी एक तरफ प्रशासनिक आदेश लेता है तो दूसरी तरफ तकनीकी आदेश प्राप्त करता है, तो उसके एक समय में 2 उच्च अधिकारी हो जाते हैं, तो 2 आदेशों की पालना करनी होती है। किंतु सारांशतः हम फिर कहेंगे कि इन आलोचनाओं के बावजूद भी यदि हम देखते हैं तो भले ही 2 उच्च अधिकारी हो गए, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक तकनीकी अधिकारी, अर्थात कार्य के 2 पहलू हो गए। अर्थात प्रशासनिक दृष्टि से पुनः एक प्रशासनिक उच्च अधिकारी और एक अधीनस्थ अधिकारी, अगेन आदेश की एकता का सिद्धांत स्थापित हो जाता है। अतः आलोचनाएं हैं, लेकिन यदि उनको गहराई से सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो आलोचना अपने आप में आलोचना नहीं है, पुनः आदेश की एकता का सिद्धांत स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तकनीकी दृष्टि से एक अधीनस्थ अधिकारी कार्य कर रहा है, उसमें तकनीकी आदेश प्राप्त करने के लिए एक तकनीकी अधिकारी से आदेश ले रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो तकनीकी क्षेत्र में एक ही तकनीकी उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त कर रहा है, न कि 2 तकनीकी अधिकारियों से प्राप्त कर रहा है। तो पुनः एक उच्च अधिकारी और एक अधीनस्थ अधिकारी आदेश की एकता का सिद्धांत स्थापित हो जाता है। अतः यह सारांश में कहना चाहेंगे कि संगठन में आदेश की एकता का सिद्धांत अत्यंत अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, ताकि संगठन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के साथ मिलकर सामूहिक क्रिया करने में हर चीज का एक निर्धारण हो, कार्य का विभाजन हो, उत्तरदायित्वों का विभाजन हो, और इस प्रकार से संगठन के अनिवार्य सिद्धांतों में से आदेश की एकता का सिद्धांत माना जाता है। आज मैं आपको बीए पार्ट 1 के
पेपर फर्स्ट लोक प्रशासन के सिद्धांतों के अंतर्गत आदेश की एकता के सिद्धांत के बारे में बताने जा रही हूँ। आदेश की एकता के सिद्धांत से अभिप्राय है कि किसी कार्य को करने का निर्देश उसके लिए निर्धारित केवल एक ही व्यक्ति से आना चाहिए। इसे ही समादेश, एकलता या आदेश की एकता कहते हैं। कार्य करने से संबंधित आदेश अलग अलग लोगों से आने पर बहुत सी समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। अमेरिकी सेना के संयुक्त अभियान से संबंधित 12 सिद्धांतों में से आदेश की एकता का सिद्धांत एक है। आदेश की एकता का अर्थ है कि एक कार्मिक को एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। अर्थात संगठन में एक कार्मिक को एक ही उच्च अधिकारी या उच्च कार्मिक से आदेश मिलना चाहिए। एक कार्मिक एक ही अधिकारी के नियंत्रण में, निर्देशन में हो जहाँ तक उसके कार्यों का सवाल है। अर्थात एक संगठन में एक अधीनस्थ अधिकारी को कार्य संपन्न करने से लेकर उत्तरदायित्वों के निर्वाह से लेकर एक ही अपने निकटतम उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और उसी अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को आदेश दिए जाने चाहिए। हेनरी फ्योल इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक रहे हैं। परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि पिफनर व प्रेस्थस एक कार्मिक को एक ही नेता के प्रति उत्तरदायी मानते हैं। अर्थात एक अधीनस्थ अधिकारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। हेनरी फ्योल के अनुसार एक कार्मिक को एक ही उच्च अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। अवधारणा के रूप में हम कह सकते हैं कि आदेश की एकता के सिद्धांत का मूल आधार यह है कि किसी भी संगठन की रचना दोहरे नियंत्रण के अनुकूल नहीं होनी चाहिए। एक कार्मिक एक अधिकारी के इस सिद्धांत के केंद्र में वे अधीनस्थ हैं जिन्हें आज्ञा या आदेश ग्रहण करने हैं, न कि वे आदेश देने हैं। अर्थात यह अधीनस्थों पर केंद्रित सिद्धांत है कि एक अधीनस्थ को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए, न कि एक उच्च अधिकारी केवल एक ही अधीनस्थ को आदेश दे। एक उच्च अधिकारी अनेक अधीनस्थों को आदेश दे सकता है, लेकिन एक अधीनस्थ अधिकारी केवल अपने एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त कर सकता है। ठीक इसी प्रकार एक उच्च अधिकारी एक से अधिक उन अधीनस्थों को आदेश दे सकता है जो उसके नियंत्रण में रखे गए हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक अधीनस्थ मात्र उसी से आदेश ग्रहण करेगा, किसी अन्य से ग्रहण नहीं करेगा। स्पष्ट है कि आदेश की एकता आदेश प्राप्ति से संबंधित है, आदेश देने से संबंधित नहीं है। इस प्रकार इस अवधारणा के अनुसार संगठन में आदेश की एकता का सिद्धांत का अपना एक महत्व है। यह एक सहज बात है कि कोई भी व्यक्ति एक समय पर दो भिन्न आदेशों की पालना नहीं कर सकता, और यदि वे एक दूसरे के विपरीत हों तब तो उसके सामने यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि वह किस एक का पालन करे। फ्योल आदेश की एकता के सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक हुए हैं। उन्हीं के शब्दों में इस सिद्धांत के उल्लंघन से सत्ता कमजोर हो जाती है, अनुशासन खतरे में पड़ जाता है, व्यवस्था भंग हो जाती है और संगठन का स्थायित्व भी संकटग्रस्त हो जाता है। एक व्यक्ति के ऊपर जब दो अधिकारी सत्ता का उपभोग करने लगते हैं तो अनेक गड़बड़ियाँ, अनियमितताएं पैदा हो सकती हैं। दोहरे नियंत्रण में या तो दो में से एक अधिकारी का लोप हो जाता है या संगठन विनाश की ओर अग्रसर होने लगता है। उर्वरिक और कुलिक के अनुसार एक व्यक्ति दो बॉस या दो उच्च अधिकारियों का सेवा नहीं कर सकता। उल्लेखनीय है कि फ्योल ने अपने 14 सिद्धांतों में आदेश की एकता के साथ निर्देश की एकता का भी जिक्र किया है। क्रिस ऑर्गेरिस के अनुसार निर्देश की एकता विशिष्टीकृत एकक प्राधिकार से संबंधित है, जबकि आदेश की एकता सामान्यीकृत एकक प्राधिकार से।
अर्थात निर्देश की एकता वहाँ होगी जहाँ प्रत्येक इकाई की एक ही गतिविधि नेता द्वारा निर्देशित होती है। यह एक योजना एक नेता की अवधारणा से संबंधित है। वस्तुतः आदेश की एकता के सिद्धांत का महत्व इस तथ्य में है कि इसके पालन से सांगठनिक कुशलता बढ़ती है, उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सकता है और अधीनस्थों को भी इसके अभाव में बिना बात या बिना किसी कारण के उनको कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता, उनको उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और ये कहना चाहिए अनावश्यक उनसे लाभ नहीं उठाया जा सकता। जहाँ एक और आदेश की एकता का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, वहीं इसके कुछ गुण और दोष भी हैं। जैसा कि यह बात सर्वसिद्ध है कि कोई सिद्धांत है तो वह उसके गुण भी होंगे तो दोष भी होंगे। तो इसके लाभ या गुणों के संदर्भ में कहना चाहूँगी कि आदेश की एकता के सिद्धांत से संगठन में उत्तरदायित्व स्थापित करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि इसमें उच्च अधिकारी को ये मालूम है कि अपने अधीनस्थ अधिकारी को कितने दायित्व सौंपने हैं और कितने आदेश देने हैं। अनुशासन की स्थापना स्वाभाविक है। जब अधीनस्थों को ये मालूम है कि मुझे किस अधिकारी के आदेश की पालना करना है तो समस्त संगठन में स्वतः ही अनुशासन स्थापित हो जाता है। तीसरा, भ्रम की स्थिति नहीं कि कार्मिक को किसका आदेश मानना है। ये सबसे बड़ी बात है कि संगठन बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ रहता है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती रहती हैं, अनेक उच्च अधिकारी भी होते हैं, जैसे कि पद सोपान में विभिन्न पद सोपानों के अंतर्गत उच्च अधिकारी भी होते हैं, अधीनस्थ अधिकारी भी होते हैं। अतः अधीनस्थ अधिकारी को यह भ्रम नहीं होता है कि उसे किस उच्च अधिकारी के आदेश की पालना करनी है। इस प्रकार अधीनस्थ अधिकारी को यह स्पष्ट पता होता है कि उसका उच्च अधिकारी कौन है और आदेश देने वाला अधिकारी कौन है जिसके की आदेशों की पालना उसे करनी है। इसी प्रकार पद सोपान के अनुकूल पद सोपान, जैसा कि बताया गया कि पद सोपान संगठन का प्रथम और अनिवार्य सिद्धांत है, जिसमें विभिन्न सोपान होते हैं, जिसमें उच्च व अधीनस्थ के संबंध निश्चित होते हैं। अतः उच्च व अधीनस्थ के संबंधों के पालना के लिए उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी के आदेशों का भी निर्धारण करना आसान हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहाँ एक और आदेश की एकता के लाभ है, गुण हैं, वहीं इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे कि एक स्वामी एक अधीनस्थ की धारणा पर आधारित है, जो कि वर्तमान समय में उपयुक्त नहीं है। वर्तमान समय में विशिष्टीकरण का युग आ गया है, अतः कार्यों का एक स्वामी होना पर्याप्त नहीं है। संगठन में कार्मिकों को उनके अधिकारियों के नियंत्रण में रहना पड़ता है, अर्थात एक उच्च अधिकारी उसका निकटतम उच्च अधिकारी है, अतः वह केवल उसी के नियंत्रण में रहता है, अन्य किसी अधिकारी का क्या आदेश या अन्य किसी अधिकारी का वह कार्य नहीं कर सकता है। तो इसमें सहयोग की भावना कम होती है, नीरसता उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार संगठन में कार्मिकों को उनके अधिकारियों के नियंत्रण में रहना पड़ता है। साइमन के अनुसार यह विशेषीकरण का विरोधी सिद्धांत है। स्वाभाविक है कि वर्तमान समय में एक कार्य के अनेक पहलू होते हैं, प्रशासनिक पहलू, तकनीकी पहलू, वित्तीय पहलू, अतः इनके अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। तो अधीनस्थ अधिकारी को कार्य पूरा करने के लिए उसे प्रशासनिक विशेषज्ञ उच्च अधिकारी से भी आदेश प्राप्त करना होता है, तकनीकी उच्च अधिकारी से भी आदेश प्राप्त करना होता है, वित्तीय उच्च अधिकारी से भी आदेश प्राप्त करना होता है, अतः उसके 3 उच्च अधिकारी बन जाते हैं। इस प्रकार साइमन ने इस आदेश की एकता के सिद्धांत को एक तरह से विशेषीकरण का विरोधी सिद्धांत बताया है। अतः इन्हीं दोषों के आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। F.W. टेलर ने एक सैनिक तानाशाही बताया, अर्थात आदेश की एकता को सैनिक के रूप में, मिलिट्री रूल के रूप में देखा है कि जैसे सेना में यस तो यस और नो तो नो, अर्थात उच्च अधिकारी ने जो आदेश दे दिया उसी आदेश की पालना अधीनस्थ अधिकारी को करनी है। एक संगठन में एक कार्मिक के 8 बॉस होते हैं, क्रियात्मक संगठन में आदेश की एकता नहीं पाई जाती। टेलर ने इस आदेश की एकता के स्थान पर फंक्शनल फॉरमैनशिप का सिद्धांत दिया है। ठीक इसी प्रकार हटसन के अनुसार
अनुभव ने इसे असफल सिद्ध किया है। एक कार्मिक को संगठन में अनेक स्वामियों से आदेश मिलता है, किसी से वित्त संबंधी, तो किसी से सेवी वर्ग संबंधी, तो किसी से सामग्री संबंधी, जैसा कि मैंने पहले भी अभी स्पष्ट किया है। साइमन के अनुसार आदेश की एकता संगठन में आवश्यक है, फिर भी यह संभव है कि किसी कार्मिक को 2 अधिकारियों से आदेश लेने पड़े। तब यह तय होना चाहिए कि उनमें जब विरोधाभास हो तो कार्मिक किसके आदेश को स्वीकार करे। इसी प्रकार मिलेट ने कहा है कि सामान्यतः संगठन में द्विमुखीय पर्यवेक्षण पाया जाता है, अर्थात एक कार्य के 2 प्रकार से पर्यवेक्षण होता है। पहला एक प्रशासनिक अधिकारी का पर्यवेक्षण और दूसरा तकनीकी नियंत्रण में रखने वाले अधिकारी का पर्यवेक्षण। इस प्रकार इन आलोचनाओं के द्वारा यह नहीं कहा जा सकता है कि आदेश की एकता का सिद्धांत अपने आप में निरर्थक है। आदेश की एकता का सिद्धांत संगठन में मूल सिद्धांत है। यदि हम इसकी आलोचनाओं को भी का भी अध्ययन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि एक अधिकारी एक अधीनस्थ अधिकारी के आदेश की पालना हो रही है। जैसे कि यदि एक अधीनस्थ अधिकारी एक कार्य को पूरा करने के लिए प्रशासनिक विशेषज्ञ से आदेश ले रहा है, वित्तीय विशेषज्ञ से आदेश ले रहा है, तकनीकी विशेषज्ञ से आदेश ले रहा है, तो कहने के लिए तो उसके 3 अधिकारी हो गए, लेकिन उसके 3 विशिष्टीकृत आदेश हैं, अर्थात प्रशासनिक कार्य में वह केवल एक ही प्रशासनिक अधिकारी से आदेश प्राप्त कर रहा है, दूसरे प्रशासनिक अधिकारी से आदेश प्राप्त नहीं कर रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि तकनीकी दृष्टि से वह कार्य कर रहा है तो वह केवल एक ही तकनीकी अधिकारी से आदेश प्राप्त कर रहा है, 2 तकनीकी अधिकारियों से आदेश प्राप्त नहीं कर रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि कार्य के संबंध में यदि वह वित्तीय अधिकारी से आदेश ले रहा है तो वह केवल एक वित्तीय अधिकारी से ही आदेश प्राप्त कर रहा है, 2 वित्तीय विशेषज्ञों से आदेश प्राप्त नहीं कर रहा है। तो पुनः एक उच्च अधिकारी, एक अधीनस्थ अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी एक कार्य विशेष के संबंध में केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त कर रहा है। अतः ये आलोचनाएं व्यवहारिक नहीं हैं। अगर इन आलोचनाओं का मूल्यांकन किया जाए तो पुनः एक अधीनस्थ अधिकारी एक कार्य को करने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विभिन्न विशेषज्ञों से आदेश प्राप्त कर रहा है, लेकिन एक विशेष क्षेत्र में केवल एक ही उच्च अधिकारी से प्राप्त कर रहा है। अतः आदेश की एकता स्वतः स्थापित हो जाती है।